हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग एसएससी जीडी के जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस क्रम में आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है और ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन 2023 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो पिछले किसी भी वीडियोज़ को अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है, किसी भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया है, तो पिछले वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन जीके जीएस से आते हैं, जिसमें 3-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से रिपीट होते हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व करिएगा। चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है मॉडर्न हिस्ट्री से और आप लोगों को बता दें कि इसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी हम अपने द्वारा नहीं बनाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन 2023 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन अब देखिए। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में यानी कि कहाँ आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, इसका प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, जितने क्वेश्चन बनेंगे हम लोग उसे भी देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या बन सकता है कि आप लोगों को पता होगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने पहले कलकत्ता अधिवेशन में पेश किया था, जो कि 1920 में ही हुआ था। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया था। लेकिन उस समय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे और उन्होंने इस प्रस्ताव को पास नहीं किया था। लेकिन 1920 में ही अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन, और उस समय अध्यक्ष वीर राघवाचारी जी थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास कर दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास किसने किया था, वीर राघवाचारी जी थे। उस समय वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। पूछा जाए कि कहाँ पर पारित नहीं किया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में पारित नहीं किया गया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बेसिक क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसे ध्यान रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए ह्यूम जी थे। और पूछा जाए पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था और वहाँ पर अध्यक्ष यानी कि पहले अध्यक्ष प्रेमेश चंद्र बनर्जी जी थे और केवल 72 लोगों ने उसमें भाग लिया था। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं हुए होंगे, मुझे पता है, लेकिन वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग एक बार फिर से देखिएगा, 100% याद हो जाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने कल के प्रैक्टिस सेट में देखा होगा कि पूछा गया था कि प्राकृतिक गैसों के ज्वलन से कौन सी गैस निकलती है या मुक्त होती है। तो मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र मैंने आप लोगों को बताया था CO2। इसी प्रकार मैंने बताया था कि MTS में इस बार पूछा गया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaSCO3। अब आप लोग देख रहे हैं कि हर पेपर में, कोई भी पेपर हो, उसमें एक क्वेश्चन आता है रासायनिक सूत्र से। अब देखिए यहाँ क्या है, पूछा जा रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, यानी कि जिसे कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहा जाता है, ये से भी पूछा जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। ध्यान रखिएगा, इसी को संगमरमर कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान देते हुए चलेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड का, सोडियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, ये सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हैं और पूछे जा रहे हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। अरब सागर से आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है। क्वेश्चन क्या है, अरब सागर से, क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए। अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वतमाला या महान हिमालय पर्वतमाला। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोगों का, पश्चिमी घाट।
अरब सागर से जो दक्षिण पश्चिम पवनें आती हैं अवसरण के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने में पश्चिमी घाट उनमें बाधा डालता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत के 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2015 में हुआ था, आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हम लोगों का साइंस से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर डाट डाट एक तरल पदार्थ होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ होता है। और विटामिन, आप लोग विटामिन, कोशिका, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि विटामिन एमटीएस में इस बार पूछा गया था। आप लोगों को पता होगा कि विटामिन ऐसे दिया गया था, एक तरफ विटामिन ए बी सी डी और एक तरफ मिलान करने के लिए दिया गया था उसके, जैसे विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी से, विटामिन सी से, विटामिन डी से। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। विटामिन ए बी सी और डी। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, विटामिन B1 से बेरी रोग होता है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है। तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो आप लोगों को पता होगा, विटामिन की खोज फंक ने की थी। और कब की थी? तो 1911 में की थी। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइंस से क्वेश्चन बनता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, आप लोगों को पता होगा। ये सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो जतिन गोस्वामी जो हैं, इन्होंने जीता था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2004 में। क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? ये तो सबको पता होगा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक वाला देश है। भारत में सबसे बड़ा भारत, विश्व में भारत ही ऐसा है जिसमें लोकतंत्र इतना ज़्यादा काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। आप लोगों को पता ही होगा कि यूएसए जैसे देश जो अपने आप को कहते हैं कि मौलिक अधिकारों का जन्मदाता या मेरे यहाँ से शुरू हुए, ऐसे गर्व करते हैं। लेकिन आप लोगों को भी पता होगा कि वहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। बात कर ले इंग्लैंड में, तो वहाँ पर 1928 में मिला। लेकिन भारत जैसे ही आज़ाद हुआ, उसी दिन से समानता का व्यवहार करने लगा और सबको, यानी कि महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को वोट देने का अधिकार मिला। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? भारत का है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 है, जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर कौन बने? साजन शाह, विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी या राहुल नरवेकर? क्वेश्चन क्या है, हम लोगों का, जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर कौन बने? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का राहुल नार्वेकर। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखिए आया है किससे? फोक डांस से क्वेश्चन आया है। करगा, इसे करागा कहा जाता है, करगा भी कहा जाता है। करगा डाट डाट के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। पूछा जा रहा है कि करगा जो फोक डांस है, यह किस राज्य से है? केरल से है, तमिलनाडु से है, आंध्र प्रदेश से है, कर्नाटक से? तो भूत आराधना, करगा, ये सब कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आया है। और पिछले प्रैक्टिस सेट में या उससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने देखा था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को पता होगा कि 5वें 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन करना। और मैंने बताया भी था कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था, मैंने ये भी बताया था। आज क्वेश्चन क्या है देखिए, आज क्वेश्चन पूछा गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? तो 5.2 थी। कितना थी? 5.2। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य या के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर 5.2 थी। क्वेश्चन नंबर 11 अब देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 11 है डाट डाट यानी कि संगठित क्षेत्र में कताई और बुआई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला टेक्सटाइल वैल्यू चैन में कौन विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयोजन रखता है? तो समर्थ योजना इसका राइट आंसर है। समर्थ योजना संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयोजन रखता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समर्थ योजना, यानी कि ये समर्थ योजना के बारे में ही दिया गया है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा समर्थ योजना पहले से तो आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि डाट डाट होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है। वृद्धि कम होती है, वृद्धि बढ़ती है, विस्तारित होती है या आवर्धित होती है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृद्धि कम होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है। और कल मैंने बताया था एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आया था जिसमें राइट आंसर हम लोगों का देता हुआ था कि एक निश्चित अवधि के दौरान जो बैंक ऋण देता है उसी को क्या बोला जाता है? देयता बोला जाता है। वो भी आप लोगों को पता होगा। और आज क्वेश्चन क्या है, यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि कम हो जाए तो यह एक प्रकार का बोझ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से डाट डाट एक खाद्य फसल है। जूट, रबड़, कपास या चावल? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। जूट आप लोगों को पता ही है कि ये कोई खाद्य फसल नहीं है। रबड़, कपास से वस्त्र बनते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। जूट से भी धागे, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल। चावल एक खाद्य फसल है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इसका एक आंसर नीचे भी है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकती? उपोष्ण, उष्ण, भूमध्य रेखीय जलवायु या ध्रुवीय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवीय जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? देखिए आज का, भारत के शास्त्रीय नृत्यों क्लासिकल डांसों में से एक शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है? हिंदू धर्म को दर्शाता है। मैंने बताया था आप लोगों को पहले या दूसरे प्रायोरिटी सेट में कि भारत में केवल 8 क्लासिकल डांस है, जिसमें मैंने बताया था कि तमिलनाडु का है। और सत्रिया भी मैंने बताया था। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया आसम का है। मैंने बताया था तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, ओडिसी का ओडिसी ही है, मणिपुरी का मणिपुरी है, केरल का मैंने बताया था 2 है, मोहिनीअट्टम और कथकली। उसके बाद मैंने बताया था कथक कहाँ का है? तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं असम का है। ये पूछा जा रहा है कि सत्रिया किस धर्म से संबंधित है? तो सत्रिया हिंदू धर्म से संबंधित है। कहाँ का है? तो असम का क्लासिकल डांस है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहला यहाँ पर दूसरा पूछा जा रहा है, पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी है। कौन है? यूपी है। लेकिन दूसरा यहाँ पर पूछा जा रहा है तो महाराष्ट्र का इसका राइट आंसर होगा। और आप लोगों को पता होगा कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो किस में है? बिहार में है। 1106 लोग 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। यूटी की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा आप लोगों यूटी या राज्य दोनों मिलाकर पूछ ले जाए तो दिल्ली है। लेकिन राज्य पूछा जाए जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो कहाँ है? बिहार में है। 1106 लोग 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे, ऋतुजा लटके, चंद्रकांत जाधव। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ऋतुजा लटके। राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऋतुजा लटके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है
साइखोम मीराबाई चानू एक डाट डाट हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि मीराबाई चानू जी भारतीय उत्तोलक से संबंधित है। और इस बार पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय उत्तोलक कौन बनी थी? मीराबाई चानू जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 19 देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सातवाहन साम्राज्य से आया है। कल आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो मैंने बताया था कुमारगुप्त। कल ये क्वेश्चन आया था। आज क्वेश्चन क्या है हिस्ट्री से देखिए। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 2100 वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 2100 वर्ष पूर्व। और आप लोग यहाँ से ईयर से देख रहे हैं कि पूछा गया था। आप लोगों ने अगले प्रैक्टिस सेट या पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा था कि बलबन का शासनकाल कितना था? तो 1266 से 1287 मैंने बताया था। तो इस प्रकार अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट भी सारे हल कर लेते हैं तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग 2100 वर्ष पूर्व हुई थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को बता दिया है कि राज्यपाल हो या गवर्नर, राज्यपाल हो या प्रेसिडेंट, यानी कि गवर्नर हो या प्रेसिडेंट, दोनों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है बनने के लिए? 35 ईयर। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 ईयर होती है। कितना? यदि वो लोकसभा के सदस्य हैं तो, यदि वो राज्यसभा के सदस्य हैं तब कितनी होती है? 30 ईयर। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग ध्यान रखिएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।